नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प केस पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाने में किसी बड़े जासूस का नहीं बल्कि हमारी और आपके जिंदगी के एक बहुत ही आम हिस्से का हाथ हो। जी हाँ, एक मामूली सी ऑनलाइन पेमेंट की चूक का। आज हम देखेंगे कि कैसे एक सिंगल यूपीआई ग्लिच ने एक बहुत ही उलझे हुए अंतर्राज्यीय हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। सवाल ये है कि आखिर एक साधारण सा फेल हुआ डिजिटल पेमेंट एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याकांड की गुत्थी कैसे सुलझा सकता है। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का प्लॉट लगता है ना? लेकिन ये 100% सच है। प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन एक छोटी सी डिजिटल गलती ने कैसे पूरी बाजी पलट दी, आइए इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी जानलेवा डिजिटल गलती के बारे में। हुआ कुछ यूं कि टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब पेमेंट तो करना ही था, तो मजबूरी में उसे अपना खुद का पर्सनल मोबाइल फोन इस्तेमाल करना पड़ा। और बस यहीं उनसे वो सबसे बड़ी चूक हो गई। इस एक कदम ने पीछे एक ऐसा परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया जिसे मिटाना नामुमकिन था। सच में ये देखना काफी हैरान करने वाला है कि इतनी चालाकी से बनाई गई योजना महज एक छोटे से टेक्निकल एरर के सामने कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और इसी ने जांचकर्ताओं को इस केस की मास्टर चाबी थमा दी। अब इस पूरे केस को समझने के लिए हमें उस दिन मध्यम ग्राम में हुए उस खौफनाक हमले की टाइमलाइन को समझना होगा। दिन था 6 मई 2026। सुबह के वक्त एक सिल्वर रंग की हैचबैक कार पश्चिम बंगाल का बल्ली टोल प्लाजा पार करती है। इस पर एक जाली नंबर प्लेट लगी हुई है। फिर दोपहर होते होते अचानक पीड़ित की एसयूवी का रास्ता एक दूसरी गाड़ी द्वारा रोक लिया जाता है। कुछ ही सेकंड बीतते हैं कि कुछ मोटरसाइकिल सवार तेजी से करीब आते हैं और ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ डराने वाला था, बल्कि ये भी साफ बताता है कि इसकी प्लानिंग कितने ऊंचे स्तर पर की गई थी। अब हम बात करते हैं कि इस हमले का शिकार आखिर कौन हुआ और इसे कैसे अंजाम दिया गया। पीड़ित का नाम चंद्रनाथ रथ था, जो पूर्व वायुसेना कर्मी रह चुके थे और मुख्यमंत्री के निजी सहायक भी थे। हमलावरों ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो कोई आम पिस्तौल नहीं बल्कि एक ग्लॉक 47X थी। कुल 4 गोलियां चली, जिससे रथ की मौके पर ही दुखद मौत हो गई और उनके ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने सिलीगुड़ी की एक फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी, जिसे ऑनलाइन पोर्टल से क्लोन किया गया था। ये सारी डिटेल्स दिखाती हैं कि हमलावर कितने क्रूर और पेशेवर थे। तो अब सवाल उठता है कि पुलिस इन शातिर हमलावरों तक पहुंची कैसे? चलिए इन डिजिटल सुरागों को ट्रैक करने की प्रक्रिया को समझते हैं। पश्चिम बंगाल की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यहां बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे सुलझाया वो देखिए। पहला स्टेप था सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उस जाली नंबर प्लेट वाली कार की पहचान करना। दूसरे स्टेप में पुलिस ने टोल प्लाजा के डेटा से उस फेल्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन को अलग किया, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। फिर तीसरे स्टेप में उस दूसरे मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की गई, जिससे फाइनली पेमेंट हुआ था। और आखिरी स्टेप, उस फोन नंबर से जुड़े बैंक और केवाईसी की पूरी डिटेल्स निकाल ली गईं। वाकई ये एक बेहतरीन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण है, जिसने एक गुमनाम कार को असली मुजरिमों के चेहरे से जोड़ दिया। यहाँ केवाईसी यानी नो योर कस्टमर का क्या रोल है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। असल में ये बैंकों द्वारा ग्राहकों की असली पहचान, उनके पते और फाइनेंशियल हिस्ट्री को वेरीफाई करने का एक ज़रूरी प्रोसेस होता है। जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो ये डिटेल्स देनी ही पड़ती हैं। इसीलिए डिजिटल दुनिया में ये जानकारी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। आप चाहकर भी इससे मुकर नहीं सकते। और इसी एक डेटा पॉइंट ने पुलिस को सीधा आरोपियों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सुरागों के बाद ये अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां कैसे हुईं। एक बार जब पुलिस के हाथ वो डिजिटल सुराग लग गए, उसके बाद एक्शन बहुत ही तेज और एकदम सटीक था। पश्चिम बंगाल सीआईडी और मध्यम ग्राम पुलिस ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तार सीधे बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। बिहार के बक्सर से 2 संदिग्ध धरे गए, वहीं तीसरे को यूपी के अयोध्या बस्ती हाईवे से दबोचा गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इन तीनों को बारासात कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन पर पुलिस का क्या सोचना है? एक पुलिस अधिकारी का बयान यहां काफी गौर करने वाला है। उन्होंने कहा, इस तरह के मामलों में हम अक्सर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर किसी दूसरे राज्य से हायर किए जाते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पुलिस पहले दिन से ही इसे एक प्रोफेशनल अंतर्राज्यीय कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मानकर चल रही थी। तो आखिर ये लोग हैं कौन? आइए गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की प्रोफाइल पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं।
मुख्य तौर पर 3 नाम सामने आए हैं। पहले हैं राज सिंह, जिन्हें चंदन भी कहा जाता है। ये यूपी के बलिया से हैं, क्षत्रिय महासभा के महासचिव हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये 2020 के एक मर्डर केस में पहले से ही जमानत पर बाहर हैं। बाकी 2 के नाम हैं मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य, जो बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। इन्हें टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से ट्रैक किया गया था। यहाँ राज सिंह का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है और समाज में उनका जो रुतबा है, वो इस केस को और भी पेचीदा बना देता है। पर रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। राज सिंह के परिवार का कुछ और ही कहना है। उनकी मां जमवंती सिंह ने पुलिस की इस पूरी थियरी को नकार दिया है। उनका कहना है, मेरा बेटा एकदम निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जब पुलिस की टीम आई तब तो हम बस खाना खा रहे थे। परिवार का ये भी दावा है कि वो लोग लखनऊ में एक कार्यक्रम में थे, फिर अंबेडकर नगर की एक दरगाह गए और वहां से अयोध्या गए थे। मतलब उनके हिसाब से उनका पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना है ही नहीं। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ है पुलिस, जिसके पास सॉलिड डिजिटल सबूत हैं, यूपीआई ट्रैकिंग का डेटा है और आरोपी का 2020 का पुराना मर्डर रिकॉर्ड है। लेकिन दूसरी तरफ है परिवार, जो इसे एक राजनीतिक साजिश बता रहा है। उनके मुताबिक राज सिंह आने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनावों की तैयारी कर रहा था और इसी वजह से उसे रास्ते से हटाया जा रहा है। ये एक क्लासिक टकराव है, डिजिटल फोरेंसिक बनाम राजनीतिक दुश्मनी का। अब मामला इतना बड़ा है तो जाहिर है कि इसकी जांच भी उसी स्तर की होनी चाहिए। अब सीबीआई इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। इस केस की हाई प्रोफाइल प्रकृति को देखते हुए सीबीआई ने अब इसे टेक ओवर कर लिया है। एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका नंबर है 353/2026। डीआईजी पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक 7 सदस्यों वाली स्पेशल टीम बनाई गई है। अब ये टीम बिल्कुल नए सिरे से इस पूरी साजिश की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस इलाके के पुराने मामलों पर नजर डालें तो आपको एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर अप्रैल 2023 में हुई राजू झा की हत्या को ही ले लीजिए। इन दोनों मामलों में काफी समानताएं हैं। दोनों में एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल टारगेट था। दोनों में ही पीड़ित की गाड़ी को बीच रास्ते में रोका गया। वारदात के बाद हमलावर राज्य की सीमा पार कर फरार हो गए और दोनों ही मामलों में शूटर्स बिहार या झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से लाए गए थे। ये सब इस क्षेत्र में काम कर रहे अंतर्राज्यीय कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के एक फिक्स पैटर्न की तरफ साफ इशारा करते हैं। तो दोस्तों, सारी बातों का सार ये है कि इन भाड़े के हत्यारों को पकड़ना तो महज एक शुरुआत है। जो सबसे बड़ा और असली सवाल है वो अब भी कायम है। आखिर इस हत्या की सुपारी किसने दी थी? जिन्होंने गोलियां चलाईं या जिनसे वो डिजिटल गलती हुई, वो तो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे बैठा वो असली मास्टरमाइंड कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।